हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको कहा था कि आधा व्याकरण वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में ही खत्म हो जाता है, इसलिए मैं पहले आपको वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। वर्ण विचार में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इस वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ण जो है वह ध्वनि है, इसका शाब्दिक अर्थ ध्वनि है, और जो हमारा ध्वनि का जो लिखित रूप है वह वर्ण है। और इन वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखना ही वर्णमाला है। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं से जानते हैं कि स्वर वर्ण में 11 वर्ण आते हैं, 11 वर्ण। अ, अमेकार आ, हर्षय ई, दीर्घय ई, हर्षौ उ, दीर्घौ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब पहले हम लोग स्वर को ही पहले देख लेते हैं। ये 11 स्वर वर्ण हैं। इसके भी स्वर वर्ण के भी दो प्रकार हैं, एक ह्रस्व वर्ण, दूसरा दीर्घ वर्ण। एक प्लुत वर्ण भी होता है, लेकिन उसको सिर्फ संबोधन में पुकारने में उसका उच्चारण होता है, उसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग पहले इन लोग दोनों के बारे में देखेंगे, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण 4 हैं, अ, हर्षय ई, हर्षौ उ और री। और दीर्घ वर्ण क्या है? अम्यकार आ, दीर्घय ई, दीर्घौ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 और 4, 7 4 मिलके 11 हो गए स्वर वर्ण। अब इन्हें एक ह्रस्व वर्ण है 4 और दीर्घ वर्ण है 7। अब देखिए, उसी तरह व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ अंग से लेकर प फ ब भ म तक ये 25 वर्ण हैं, और इन वर्णों के पहले अक्षर से इनको वर्ग के रूप में जाना जाता है। पहले अक्षर के रूप में क को कवर्ग के रूप में, यानी कवर्ग में 5 हैं, क ख ग घ अंग। चवर्ग में 4 वर्ण हैं, च छ ज झ ञ। और टवर्ग में 5 वर्ण हैं, ट ठ ड ढ न। तवर्ग में ये 5 हैं, त थ द ध न। और सॉरी, इसमें मूर्धन न होगा। और पवर्ग में ये 5 है, प फ ब भ म। इसके अलावा 2 ये ड और ढ, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 27। यानी क से लेके पवर्ग, यानी क से लेके म तक के, और 2 ड और ढ मिला के 27 जो वर्ण है वो हो गए स्पर्शी व्यंजन के नाम से कहते हैं। व्यंजन को भी 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला स्पर्शी व्यंजन है, और ये स्पर्शी व्यंजन में क से लेके म तक और ड और ढ मिलाकर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित उच्चारण, जैसे जीभ, तालु, दांत और होंठ के निकट से आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या हुआ? य, र, ल, व। इसमें से य और र जो है सो अर्धस्वर है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आ जाता है? मूर्धन सा, दंत सा, मूर्धन, तलवे सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह। ये 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद है आगत वर्ण। 2 आगत वर्ण हो गए, ज और फ। ज के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता, जैसे जरा, जोर, जेब्रा, फौरन, रफू आदि, ये सब हो गए आगत वर्ण। ये 2 आगत वर्ण हो गए। संयुक्त व्यंजन क्या हो गए? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ को क और स से जोड़ते हैं, क हलंत जोड़ स, मूर्धन सा। त्र का त हलंत जोड़ र। ज्ञ का
ज हलंत जोड़ इया और स्र का तालवे सा हलंत जोड़ रा, ये इसका रूप है। इसको इस वर्ण तालिका को हम ऐसे भी देख सकते हैं। वर्ण तालिका में वर्ण के 2 रूप है, स्वर और व्यंजन। स्वर के 2 रूप है। स्वर यहाँ 11 है जो इसमें बढ़ जाता है आपका 4 ह्रस्व में और 7 दीर्घ में। उसी तरह व्यंजन में 5 है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है, क से लेके प वर्ग तक और ड ढ यानी 25, 2, 27, जैसे मैंने पिछले आपको बतलाया है। अंतस्थ में ये 4 है, य र ल व। और ऊष्म में तालबेशा, मूर्धन्सा, दंसा, ह, ये 4 है। आगत में ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता, ये 2 है। और संयुक्त में ये 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यानी कुल मिलाकर आपको इसमें हो गए 41 वर्ण हो गए। इसमें आपके 41 कुल 41 है आपके व्यंजन में, और स्वर में 11 है। जब और टोटल आपको मिला के हो गया इसमें 52 वर्ण। ठीक है। अब व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। जब हम जिन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्री में, हमारे गले में कैसा कंपन होता है उसके आधार पर। अघोष और सघोष। सघोष और अघोष मैंने आपको पहले बताया है। जैसे स्पर्शी व्यंजन जो है उनमें से प्रत्येक वर्ग जो कवर्ग तवर्ग है उनको प्रत्येक वर्ग कहा गया है। अघोष में इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, त, थ, प, फ, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालवेशा, मूर्धन्सा, दंसा अघोष है। और उसी तरह सघोष में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा अंतस्थ य, र, ल, व, ये सघोष है। प्राण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर। पहला क्या है व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। और दूसरा है प्राण श्वास, यानी ये सांस के बारे में है और ये कंठ के बारे में है। तो हो गया। तब इसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण इसके उच्चारण से में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। जैसे क, ग, अंगा, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, मूर्धन्य, त, द, न, प, ब, म, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ग है। तथा उसके अलावा य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन, ये मिलके हो गए अल्प प्राण। इसमें कम वायु निकलता है मुंह से। और दूसरा है महाप्राण, इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी अल्प प्राण से अधिक होती है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ, अर्थात प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग। तथा उसके अलावा उसमें व्यंजन तालवेशा, मूर्धन्सा, दंसा और हा, ये हो गया आपका प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। और उसके बाद है नासिक व्यंजन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अंगा, इया, मूर्धन्या, न और म, ये नासिक व्यंजन है। इनका प्रयोग ऐसो हिंदी में अपने वर्ग के व्यंजन से पहले होता है, जैसे गंगा, चंचल आदि, और या फिर संस्कृत के शब्दों में होता है। और इसका अंतर समझना चाहिए कि वाण और अगर मूर्धन्य और न में अंतर समझना चाहिए, उसके उच्चारण में अंतर समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको व्यंजन गुच्छ बतलाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।